आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 के मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक बहुपद। पॉलिनोमियल कहते हैं इसको अंग्रेज़ी में। ऐसे जैक बोर्ड में यहाँ से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन अब 1 मार्क्स और बढ़ गया है क्योंकि अब MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें 2 नंबर MCQ 2 क्वेश्चन रहेगा और एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। पहले बेसिक्स, बहुपद है होता क्या है, पोलिनोमियल किसे कहते हैं, पहले ये जान जाते हैं। देखिए बहुपद विशेष रूप से क्या होते हैं, तो व्यंजक होते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल एक प्रकार के व्यंजक होते हैं। कैसे व्यंजक होते हैं ये, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे वैसा व्यंजक जिसका जितना भी चर रहेगा, जितना भी वेरिएबल्स रहेगा, सब में पावर कितना रहेगा, 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा या फिर 3 रहेगा। मतलब होल नंबर 0 भी रह सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं रहेगा, माइनस में मतलब नहीं रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। तो ये ध्यान देना है हम लोग को। मतलब बहुपद जो है वो क्या होते हैं, तो एक बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक है, बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक होते हैं जिनका या जिनमें सभी चरों का, है ना, सभी चरों का जो घातांक होता है, घातांक एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये ध्यान रखना हम लोग को, है ना, कि व्यंजक जो है विशेष रूप से वैसे व्यंजक होते हैं यहाँ पर बहुपद उनको कहेंगे जिनमें सबसे बड़ा पावर तो रहेगा ही, धीरे धीरे करके छोटा होते जाएगा, और इसमें कोई माइनस में पावर नहीं रहेगा, बट्टा में फ्रैक्शन में पावर नहीं रहेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। मतलब ये क्या होते हैं, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which इंडेक्स या पावर ऑफ वेरिएबल्स, पावर्स ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज अ होल नंबर। ठीक है, इज अ होल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें सभी चरों के, है ना, या सभी पदों के चरों का, सभी पदों के, ऐसा कर सकते हैं इसमें, सभी पदों के चरों का घातांक जो है वो क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, ये इसका मूल रूप क्या, कैसा होता है, किस प्रकार से दिखाई देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इनका, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं व्यापक रूप। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इनका जो मूल रूप होता है वो कैसा होता है, a0 x का पावर n-0 प्लस a1 x का पावर n-1 प्लस a2 x का पावर n-2
और इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा और एटलीस्ट अंत में क्या रहेगा, ए एन और एक्स का पावर एन माइनस एन, मतलब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इस तरह से हमको कोई दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो समझ लेंगे कि वो एक बहुपद है, मतलब पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो एक बहुपद का मूल रूप इस तरीके से होता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं डिग्री क्या होता है। ठीक है, डिग्री या घात में यह बोल सकते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, घातांक, है ना। या घात, किसके घात के बारे में बात कर रहे हैं, बहुपद के घात। ठीक है, बहुपद के घात ये क्या होते हैं, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ा पावर इसका जो है वो यहाँ पर है n माइनस जीरो, फिर धीरे धीरे घटते जा रहा है। देखिए इसमें n माइनस वन, फिर n माइनस टू और अंत में n माइनस एन हो गया, इसका मतलब जीरो, है ना, यहाँ जीरो बन सकता है। तो बहुपद किस रूप के हो सकते हैं, घात, बहुपद के घात का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसके बारे में कि ये क्या होते हैं। तो ये हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं द हाईएस्ट पावर द हाईएस्ट पावर, है ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in a polynomial, in a polynomial। ठीक है, ये क्या होता है, यही होता है डिग्री। ठीक है, मतलब किसी व्यंजक का या किसी बहुपद का सबसे बड़ा होता है पावर। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। बहुपद का सबसे बड़ा घातांक जो है, पावर जो है, वही है घात। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ जो A0 है ना, उसके बाद हम लोग को A1, फिर हम लोग को A2, ये सब जो दिख रहा है AN तक, ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये सभी रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या, है ना। आप लोग को इसके बारे में आइडिया है पहले से, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या। अब इसमें से घात वाला का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कोई व्यंजक है या कोई पॉलिनोमियल है, जैसे 2x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, तो इसका घात क्या है, इसमें हम लोग घात बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है, इसका डिग्री क्या होगा, तो इसका जो डिग्री है वो क्या होगा, सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है हम लोग को, 2, तो ये 2 हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा जो पावर दिखाई देगा वही क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। अगर मेरे पास 3x का क्यूब है प्लस 5x मान लेते हैं, यहाँ पर 5x माइनस 2 ये है, तो यहाँ पर हम लोग को घात क्या मिलेगा, यहाँ घात क्या है, डिग्री क्या होगा इसका, तो यहाँ जो डिग्री है वो 3 है। तो इस तरह से हम लोग डिग्री के बारे में समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनोमियल डिग्री के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं
कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के हो सकते हैं डिग्री के आधार पर। है ना, बहुपद। तो अगर मुख्य रूप से देखेंगे कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो हम लोग विशेष रूप से शुरुआत कर सकते हैं जब n का वैल्यू 0 रखेंगे, है ना, तो क्या होगा। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बन के आएगा वो आएगा a0 x का पावर n के जगह हम 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0, ये फर्स्ट वाला ही पद जो है, टर्म जो है वो लास्ट वाला बन गया है। इसका मतलब a0 और x का पावर 0, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं a0 ही है। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं कि 4 माइनस 2, कुछ भी हमारे पास अगर है कोई अचर पद जिसको बोल सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक यहाँ पर बहुपद कहलाएगा। लेकिन इस बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, इस बहुपद को कहते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्यों, इसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि इसमें एक्स का पावर या चर का जो है वैल्यू पावर वो क्या है, जीरो है। यही रीज़न है कि हम लोग इसको शून्य बहुपद कहते हैं। और इसमें ध्यान देना है कि इसका वैसा कोई ग्राफ नहीं बन सकता है, विशेष रूप से कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो ग्राफ में हम लोग इस ग्राफ में इसको नहीं शो कर सकते हैं, ग्राफ में इसको हम लोग दिखा नहीं सकते, बस इस संख्या रेखा में ऐसे इसको शो कर सकते हैं पॉइंट वाइज। लेकिन इसके द्वारा लाइन नहीं बन सकता है या फिर वक्र कर्व नहीं बन सकता है, ठीक है। ये हो गया शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं, n बराबर जब क्या रखा जाए, n का वैल्यू अगर हम 1 रख दें तब क्या होगा। अगर n का वैल्यू 1 रख देते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें पुट कर रहे हैं n का वैल्यू को, यहाँ पर a0 x का पावर n का वैल्यू क्या था 1 माइनस 1 रखेंगे, और प्लस में फिर a1 x का पावर 1 माइनस 1, ये अंतिम जैसा बन गया, लास्ट बन गया ये। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, a0 x का पावर 1 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शुरू में 0 घटाना था हम लोग को, उसके बाद हम लोग को 1 घटाना था, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। इस जगह पर हम लोग को जब यहाँ से हम 0 घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, प्लस ये हो जाएगा a1 और x का पावर 0। देन आगे क्या करेंगे, a0 और x का पावर 1 ही रहेगा, प्लस हमको पता है कि a1 और इनटू में क्या है, x का पावर 0 और किसी का पावर 0 है, मतलब 1 मल्टीपल में है, ठीक है। तो हम लोग इसको सीधे चेंज करके, एक्सचेंज करके ax प्लस by बोल सकते हैं, ठीक है। ax प्लस by बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 हो गया तो ये a1 ही रहेगा। एक बार हम इसको a1 ही रहने देंगे तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। अगर हम a1 रहने देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये a0 और x का पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और हम इसका नाम आप बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ax प्लस b। और ये हमारे पास जो दिखाई दे रहा है, ये है हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, n का वैल्यू क्या है 1, और हम लोग इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण, है ना, या रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें ध्यान ये रखना है हम लोग को कि ये रैखिक बहुपद में जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, एग्जाम्पल अगर देना चाहेंगे तो वो दे सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं जैसे 4x प्लस 5, ठीक है।
या फिर x+3, है ना। ये सारे के सारे इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में दे सकते हैं 9x-5, ये सारे के सारे इस तरह का एग्जाम्पल है। एक बात और ध्यान रखना है हम लोग को यहाँ पर कि इसका जो ग्राफ बनता है ना, ग्राफ, अगर हम इसका ग्राफ का बात करेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर इक्वेशन हमारे पास जो आ रहा है, इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। ये क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन बनाने के कारण, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा बनाएगा ये, ठीक है, सीधी रेखा का निर्माण करेगा, ठीक है। मतलब हम अगर यहाँ से अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे, ठीक है, अगर ये y डैश और ये y, ये x डैश और ये x यहाँ 0, तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके अलावे अगर हम पावर को बढ़ा दिया जाए, पावर को बढ़ा देते हैं तो ये क्या बनेगा। अब हम क्या करते हैं कि n का वैल्यू बढ़ा देते हैं। अगर n बराबर हम यहाँ 2 रखते हैं तो क्या बनेगा। तो अगर हम n का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या होता है, a0 x का पावर n-0, n का वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 2-0 प्लस फिर क्या हो जाएगा a1 और x का पावर फिर 2-1, चूँकि यहाँ जो रहेगा वही घटते जाएगा। और ये तब तक नहीं ख़त्म करेंगे जब तक तीनों का जगह पर सेम ना आ जाए। जैसे यहाँ पर हो जाएगा a2 x का पावर 2-2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब हम लोगों को अब आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पर 2 आ चुका है, यहाँ भी 2 आ चुका है, यहाँ भी 2 आ चुका है, तो इसलिए अब यहीं पर स्टॉप कर देना है। अब आगे इसके आगे हम लोगों को नहीं जाना है। क्या होगा इसके बाद, ये हो जाएगा a0 x का पावर 2-0, तो ये क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा तो रहने दीजिए, प्लस a1 और x का पावर 2-1 करेंगे तो क्या होगा 1 बचेगा, फिर प्लस a2 और x का पावर 2 में 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब बताइए आप लोग, यहाँ पर a0 और x का स्क्वायर प्लस a1 और यहाँ पर x का पावर 1 नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमको पता है कि x का पावर 0 है मतलब 1 है, तो इसलिए a2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 ही रहेगा। अब इस तरह से हमारे पास जो बन के आया वो क्या है, तो a0 का a1 का और a2 का नाम चेंज कर देते हैं। a0 का a नाम दे देते हैं तो ये हो जाएगा ax² प्लस ये a1 x हो जाएगा तो ये हो जाएगा bx और ये a2 जो है वो बन जाएगा c। तो हमारे पास जो व्यंजक मिला वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हमारे पास एक नया इक्वेशन देखने को मिला और ये यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रहा है। यही रीज़न है कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। इसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। जब 0 बन जाएगा, 0 लग जाएगा तब समीकरण होगा। अभी फ़िलहाल ये द्विघात बहुपद कहेंगे इसको, द्विघात बहुपद, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये याद रखना है। इसके एग्जांपल में हम लोग देखना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, तो इसके एग्जांपल में जैसे 4x का स्क्वायर है ना, -5x प्लस 6, ये एग्जांपल में दे सकते हैं। या फिर x² -9, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। या फिर x² -4x
+2, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब सबसे बड़ा पावर यहाँ पर हमको क्या दिखाई देगा, तो 2 दिखाई देगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि इसका ग्राफ कैसा होता है ना, इसका ग्राफ किस प्रकार का बन सकता है ग्राफ। ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो हम लोग विशेष रूप से ये जानेंगे कि इसका जो ग्राफ है वो पाराबोला बनता है। ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला। ये क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर है, हम लोग ये समझेंगे कि ना तो ये पूरा गोल होता है और ना ही पूरा चपटा होता है, लेकिन फिर भी ये हल्का अंडाकार टाइप का होता है, इसीलिए हम लोग इसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक है। हम लोग परवलय, इसको परवलय बोल सकते हैं, परवलयाकार, है ना, परवलय। ये इसका स्ट्रक्चर है, संरचना है। कैसा रहता है ये, जैसे यहाँ पर ग्राफ है तो ये हो सकता है कि ऐसे रहे, या हो सकता है कि ये ऐसा रहे, है ना, ऊपर की ओर डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये सब कभी कभी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जैसे कि यहाँ पर जो ए है ये वाला वैल्यू कैसा है, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो डिसाइड करेगा कि ये जो है पैराबोला का जो मुंह है ना, ये डाउनवर्ड रहेगा, नीचे की ओर रहेगा, कि अपवर्ड रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, ये किस दिशा में इसका मुंह रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। मतलब अगर ए जो है बड़ा है 0 से, ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा है तब क्या होगा, तो ये जो पैराबोला का ओपनिंग है, ठीक है, अपवर्ड रहेगा, अपवर्ड ओपनिंग, अपवर्ड ओपनिंग, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, या फिर हाँ ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। मतलब ऊपर की दिशा में, ऊपर की ओर खुला रहेगा, ऊपर की ओर क्या रहेगा, खुला रहेगा। लेकिन अगर ए का वैल्यू कैसा रहे, छोटा रहे 0 से, मतलब माइनस में आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर ध्यान में ये रखना है हम लोगों को कि डाउनवर्ड ओपनिंग होगा पैराबोला का। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, डाउनवर्ड ओपनिंग, पैराबोला। ठीक है, मतलब नीचे की ओर खुला रहेगा, यहाँ नीचे की ओर खुला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हम लोगों का पॉलिनोमियल, अलग अलग प्रकार के, है ना, किस किस प्रकार के बहुपद देखने को मिलते हैं, उसका मूल रूप क्या होता है, ये हम लोग अभी समझे। अब हम लोग आगे समझते हुए हम लोग ये जान जाते हैं जीरोज क्या होता है ना, शून्य के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद के शून्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुपद के शून्य किसे कहते हैं, बहुपद का शून्य, या फिर क्या होते हैं ये, तो विशेष रूप से ये चर के, वेरिएबल के वो मान होते हैं जो पूरे बहुपद को क्या कर देते हैं, शून्य बना देते हैं। मतलब बहुपद में चर का वह मान, है ना, या फिर चर, बहुपद में चर का वो मान, बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना देते हैं, है ना, बहुपद को क्या बना देते हैं,
बहुपद को वो शून्य बना देते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक है, बना देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वही कहलाएंगे शून्यक, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब हम लोग इसको अगर अंग्रेजी में थोड़ा सा लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ, है ना, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, the value of variables for which, है ना, for which the value of polynomial become zero, है ना, जीरो बन जाता है, becomes जीरो, ठीक है, इज कॉल्ड या इज नॉन एज, इज कॉल्ड जीरोज, है ना, ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसका मतलब ये समझना है हम लोगों को कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो बहुपद होता है उसमें जो वेरिएबल्स हमारे पास दिख रहे होते हैं उसमें चर का या वेरिएबल का कुछ ऐसा मान होता है जो उसको जीरो बना सकता है। तो हम लोग यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं कि कौन किसका कितना जीरोज हो सकता है, कितना जीरोज कितना शून्यक हो सकता है, किस तरह के बहुपद के कितना जीरोज हो सकते हैं। तो हम लोग अभी देखे थे कि बहुपद विशेष रूप से कितने प्रकार के हो रहे थे, 3 प्रकार के हम लोग विशेष बात किए थे, बाकी और भी बहुत सारे हो सकते हैं और शून्य बहुपद भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि जो पोलिनोमियल होते हैं, ठीक है, पोलिनोमियल्स में मुख्य रूप से बहुपद में हम लोग 3 प्रकार का जो बात किए मुख्य रूप से उसको थोड़ा सा समझ जाते हैं। अगर एक और देखेंगे तो उसमें वेरिएबल्स शून्य होता है तो इसीलिए उसका चर्चा नहीं करेंगे। तो मुख्य रूप से हम लोग यहाँ 3 बहुपद के बारे में बात करेंगे। इसको थोड़ा सा पेज चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो अगर हम बात करेंगे कि अगर कोई लीनियर है, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर का मतलब हम लोग क्या बात किए थे कि जो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल वो एक रेखा का निर्माण करते हैं, है ना, इसीलिए हम लोग उनको रैखिक बहुपद बोल रहे थे, रैखिक बहुपद बोल रहे थे। अब इसका हम लोग जान रहे थे कि ये किस प्रकार के हो सकते हैं, मतलब अगर पॉलिनोमियल को देखना चाहेंगे तो कैसे होंगे, तो ये ax प्लस बी के फॉर्म में होंगे। तो ध्यान रखना है कि इनमें ना केवल एक ही जीरो होता है ना, वैसे मान सकते हैं कि इसमें केवल एक ही जीरो, है ना, एक ही केवल एक ही शून्यक पाया जाता है इसके अंदर। अगर हम इसका शून्यक निकालना चाहेंगे तो एक ही शून्यक, केवल एक ही शून्यक, ठीक है, ओनली वन जीरोज या फिर ओनली वन जीरो, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, केवल एक ही शून्यक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि लीनियर पोलिनोमियल का केवल एक ही वैल्यू ऐसा होगा जो इसको क्या कर सकता है, शून्य बना सकता है, ठीक है, जीरो बना सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 3 एक हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग जितना भी अंक जानते हैं, जितना भी डिजिट का नाम सुने हैं, नंबर का नाम सुने हैं, इसमें कोई इसको जीरो नहीं बना सकता है सिवाय एक संख्या के, वो कौन। तो अगर हम इसका शून्यक निकालेंगे तो जीरो के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू -3। तो x का जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास यहाँ कौन, -3।
तो अगर हम x के बदले में -3 रख देंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x का जो ये वाला मान है -3, वो ऐसा मान है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। इसीलिए इसका एक जीरो कौन कहलाएगा, एक शून्यक कौन कहलाएगा, तो इसका एक शून्यक है -3। ठीक है। तो जो लीनियर इक्वेशन होते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, रैखिक बहुपद होते हैं, उसका केवल एक ही शून्यक निकलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, अगर कोई द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसका कितना निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहे, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात, है ना, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है, द्विघात बहुपद हमारे पास है, तो उसमें कितनी संख्या में पाया जाएगा, क्या कितनी संख्या में जीरोज होगा, शून्य कितनी संख्या में होगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हम लोग इसका मूल रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या जानते हैं, ax² + bx + c ऐसे होता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर या इससे अगर हम निकालना चाहेंगे जीरोज, तो इसकी संख्या कितना रहेगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना मिलेगा, नंबर ऑफ जीरोज = 2। मतलब शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना मिलेगा, शून्यकों की संख्या हमको यहाँ पर 2 मिलेगा। अब ये इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये ना एक्स लाइन को 2 बार काटेगा, एक बार, 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर कोई एक ही बार काट रहा है एक्स को, है ना, जैसे यहाँ पर ऐसे गया और एक्स वाले को एक ही बार काटा, एक ही बार काटा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रैखिक। लेकिन अगर कोई एक बार भी नहीं काटा एक्स वाले को, ये एक्स वाला है और इसको एक बार भी नहीं काटा, तो उसका जीरो जो है, उसका शून्यकों की संख्या जो वहाँ पर है वो 0 आएगा। हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे बाद में, लेकिन अभी समझना है, इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, या ऊपर की ओर खुला रहेगा ऐसे, इस तरह से हो सकता है कि ये ऐसे रहे खुला, लेकिन 2 ही बार काटे। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल रहे, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद, है ना, त्रिघाती बहुपद अगर हमारे पास रहता है तो उसका हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म मूल रूप कैसा होता है। तो ए का ax³ + bx² + cx + d। अगर हम जो बताए थे पॉलिनोमियल का मूल रूप, उसमें अगर इसको पुट करेंगे, है ना, 3 सबसे बड़ा पावर होना चाहिए, धीरे धीरे घटते जाएगा, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा इस टाइप का। अब अगर हम इसमें बोलेंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है, इसमें कितने शून्यक पाए जाते हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है, तो शून्यकों की अगर संख्या इसमें पूछा जाए, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज का अगर बात करें इसमें, तो कितना होगा, तो हम लोगों को 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो अगर हमारे पास ये x और x' है, ये y और ये y' है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, तो देखिए x लाइन को ये 3 बार काटेगा, है ना, x लाइन को कितना बार काटेगा, 3 बार। एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है।
तो यहाँ पर ये जो है वो किस प्रकार का ग्राफ है या किस प्रकार का बहुपद था ये, तो ये था त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बात करते हैं। अगर अब हम बोलें कि एक शून्य बहुपद छूट गया था हम लोग के पास, तो शून्य बहुपद जिसको बोल रहे थे, शून्य बहुपद का मूल रूप कैसा होता है, तो वो कांस्टेंट टर्म बनता था। शून्य बहुपद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। अब इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि इसमें इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कैसा होता है, ए बस ए ही जैसा होता है, और जहाँ पर ए क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है ना। ए क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म रहने के कारण इसमें एक्स का वैल्यू हम लोग को दिखाई नहीं देता है, कहीं पर एक्स नहीं दिखता है, और एक्स अगर है भी तो हम यहाँ कैसे देख सकते हैं इसको, ए एक्स का पावर जीरो, मतलब एक्स का पावर हाईएस्ट जो है वो क्या है, जीरो। और इसीलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होती है, शून्यकों की संख्या जो है वो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या, जीरो। एक भी नहीं होता है इसमें। क्यों, क्योंकि देखो अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, तो ग्राफ को ध्यान से देखिए। अगर कोई ग्राफ में वक्र ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, या फिर कैसे भी जा रहा है, मतलब लेकिन वो एक्स वाले को नहीं काट रहा है, एक्स को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो वो जो है उसका शून्य कितना है, शून्यकों की संख्या कितना होगा यहाँ पर ये एक बार भी नहीं काटने के कारण शून्यकों की संख्या जीरो हो जाएगा, शून्यकों की संख्या जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। अब आगे चलते हुए हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध, है ना, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज। ठीक है, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। तो थोड़ा सा, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद अगर हमारे पास है तो हमारे पास ध्यान देना है कि उसमें जो शून्यकों की संख्या होगा वो एक होगा। मतलब मान लेते हैं कि इसमें अगर शून्यक जो है वो ए अल्फ़ा आ रहा है, ठीक है, और हम लोग को इतना पता है कि ये कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी इस जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा होगा वो किसके बराबर होगा, तो माइनस बी बाई ए के बराबर। मतलब यहाँ जो है वो माइनस बी क्या है, तो बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म। बी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब अचर है, ये केवल गिनती वाला बोल सकते हैं इसको, इसमें चर नहीं रहेगा, वेरिएबल नहीं रहेगा ऊपर वाला। और नीचे जो ए है वो क्या है, यहाँ पर जो ए है इसको ध्यान से देखिए, तो ए एक्स का गुणांक है, ठीक है। तो हम लोग ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का गुणांक है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक्स का गुणांक है। अब जिनको गुणांक या कोएफिशिएंट समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा वो ध्यान देंगे।
मतलब गुणांक, गुना वाला अंक। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे ए एक्स में, तो एक्स का गुणांक कौन है? ए। एक्स के साथ कौन गुना में है? ए। तो वही कोफिशिएंट कहलाता है, गुणांक कहलाता है। ठीक है। तो अगर अगर लीनियर पोलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, तो उसमें हम लोग को क्या मिलेगा? गुणांक और इसके बीच में कैसा संबंध मिलेगा? तो ये वाला मिलेगा। ठीक है, कि शून्य को कैसे निकाल सकते हैं? -b/a से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द्विघात बहुपद रहा है ना, तो उसके लिए किस प्रकार का संबंध देखने को मिलता है शून्यकों और गुणांकों के बीच में? जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है इसमें कि द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2। तो मान लेते हैं कि इसमें जो शून्यक है, ठीक है, जीरोज है, वो कौन है? तो जीरोज हम लोग मान लेते हैं इसमें है एक अल्फ़ा और एक बीटा, मतलब ये दोनों ऐसे वैल्यू हैं जो इसको जीरो बना सकते हैं। तो गुणांकों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा या क्या संबंध होगा? तो थोड़ा सा उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर दो तरह का बात ध्यान में रखते हैं। पहला हम लोग को इसमें ध्यान में रखना होता है कि अगर हमारे पास दोनों शून्यकों को जोड़ा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ठीक है। तो क्या होगा? मतलब शून्यकों का योग, अगर हम शून्यकों को जोड़ेंगे तो शून्यकों का जो योग होगा, ठीक है, जिसको हम लोग अल्फ़ा प्लस क्या कहेंगे? बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है -b/a के, -b/a के। और ये क्या है? ये दोनों क्या है? तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो b है वो x का गुणांक है। मतलब यहाँ बोल सकते हैं x का गुणांक, x का गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x। और नीचे भी जो हमारे पास दिख रहा है, हम माइनस लगा देना है पहले, और नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लगा देना से उचित है। ये हो जाएगा। उसके बाद a क्या है? तो a जो है वो है x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये ध्यान देना है, मतलब यहाँ पर a किसके साथ है? x² के साथ। यहाँ x के साथ कौन है? b। तो इसीलिए b की जगह में x का गुणांक लिखे हैं और यहाँ a की जगह पर x² का गुणांक लिखे हैं। और इसमें अब दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? अगर दोनों शून्यकों को गुना कर देते हैं तो क्या होता है? मतलब प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब अगर शून्यकों को क्या किया जा रहा है? गुना किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो क्या बनेंगे? तो देखिए ध्यान से, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? ये देखिए, ये हम लोग अल्फ़ा एक शून्यक है, दूसरा शून्यक हमारे पास बीटा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है c/a, c/a। और c/a मतलब c क्या है? कांस्टेंट है, मतलब ये अचर है। इंग्लिश वाले बच्चे खुद लिख लेंगे कांस्टेंट। और ये a क्या है? तो x² का गुणांक है, x² का गुणांक, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हम लोगों का हुआ यहाँ तक कंप्लीट थ्योरी। अब हम लोग यहाँ से मुख्य रूप से तो अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है कि अगर हम लोगों को शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन है, दिया हुआ है, तो क्या हम लोग बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? तो जी बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको याद रखना है और उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, और 2 मार्क्स का उससे क्वेश्चन डन फिक्स है ना। या तो शून्यक निकालने देगा या फिर बहुपद, है ना, पॉलिनोमियल निकालने देगा। तो देखिए उसको। चलिए अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हम लोगों को पहले से मालूम है, क्या मालूम है? अगर हम लोगों को पहले से पता है दो चीज़,
शून्यकों का योगफल, है ना, गुणन, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोज़ दिया गया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अगर हम लोगों को मालूम हो तो हम लोग बहुपद कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू, है ना, जो पी एक्स होता है जिसको हम लोग बहुपद कहते हैं, ठीक है, हम सीधे बहुपद लिख देते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब बहुपद कैसे निकालेंगे, तो बहुपद हम लोग निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, यहाँ प्लस नहीं माइनस रहने दीजिए, फॉर्मूला में माइनस रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हम लोग जीरो करके और यहाँ से कुछ वैल्यू उधर ले जा सकते हैं, तो ये बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एक अल्टीमेट फॉर्मूला बन के तैयार हो गया और बेसिक्स हम अभी तक समझा चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम लोग शून्यक निकाल सकते हैं किसी बहुपद का, या फिर ग्राफ को देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि ये इसका ग्राफ कैसा होगा, या फिर शून्यकों की संख्या कितना होगा, ये हम लोग पता कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोगों को शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो इस टाइप का, तो हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करके और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग अभी तक जो समझे हैं, बहुपद को समझने के लिए, बहुपद से सभी क्वेश्चनों को, सभी प्रश्न को बनाने के लिए काफ़ी है, और हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, बेसिक ज्ञान की प्राप्ति होगा और क्वेश्चन को आगे बना पाएंगे। बाकी कहीं डाउट है तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा।